तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में, समाचार पत्र अधिनियम 1908 के बारे में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के इतिहास के बारे में। तो इन सभी तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इन सभी तथ्यों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय का इतिहास। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का वास्तविक नाम गिलबर्ट जॉन एलियट मिंटो था। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि किसी का भी हम इतिहास पढ़ें तो उसका वास्तविक नाम क्या था वो जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये नाम याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1905 में हुए बंगाल विभाजन से पूरे देश में घटनाएं बढ़ने लगी थी और इसका मुख्य कारण बाल गंगाधर के द्वारा स्थापित किया गया अखबार केसरी था। क्योंकि केसरी अखबार में हमेशा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ही खबरें छपती थी, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप अवश्य देखें। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप सबको बताई थी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो इसके बाद देश में घटनाएं बढ़ने लगी थी। हिंदू मुस्लिम की जो घटनाएं होती थी वो बढ़ने लगी थी, और इसके पीछे ऐसा माना जाता है, अंग्रेजों का ऐसा तर्क था कि बाल गंगाधर के द्वारा स्थापित किया गया एक अखबार था जिसका नाम था केसरी। क्योंकि केसरी अखबार में ऐसी खबरें छपती थी जो भारतीय जनता को भड़का देती थी, और जब भारतीय जनता भड़क जाती थी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ ही उग्र होती थी। इससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान होता था। तो यही यहाँ पे कहा गया है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1906 में नवाब सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो कहाँ की गई थी? ढाका में। ढाका कहाँ है? आधुनिक बांग्लादेश में है, और वो बांग्लादेश की राजधानी है। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें बहुत ही विस्तार से मैं एक एक जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो में तो मैं एक बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूँ। मुस्लिम लीग क्या है? अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे आमतौर पर भारतीय इतिहास में मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना माना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? कि भाई मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, ऐसा उद्देश्य था इसका। लेकिन वास्तविक तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। हालांकि मैं आगे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मुस्लिम लीग के बारे में, तो उसी वीडियो में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा कि मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया था। यहाँ पे तो मैं केवल एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1906 में ही कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। हालांकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो 23वें अधिवेशन में हुआ था, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि राष्ट्रवादी अखबारों में अंग्रेजों के विरुद्ध ही खबरें छपती थी, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता था और जनता भड़क जाती थी। और अंग्रेज ऐसा मानते थे कि इसके पीछे अखबार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि जनता अखबारों को पढ़ती है और अखबारों में ऐसी खबरें छपती हैं
जो बिल्कुल अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने 1908 में समाचार पत्र अधिनियम को पारित किया। अब बात करते हैं समाचार पत्र अधिनियम 1908 के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, अगर किसी भी समाचार पत्र में विवादित खबरें छपती हैं तो उस अखबार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया था। नंबर 2, विवादित खबरें छापने वाले अखबार पर निगाह रखने के लिए स्थानीय सरकारों को भी अधिकार प्रदान किया गया था। नंबर 3, अगर किसी समाचार पत्र के विरुद्ध गलत कार्रवाई की गई हो तो उसे हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार भी इसी अधिनियम में प्रदान किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने के पीछे अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, और वो कि जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं और जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध खबरें छापते हैं उन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। इसीलिए इस अधिनियम को 1908 में पारित किया गया था। 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी में विवादित खबरें छापने के कारण उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1908 में ही कांग्रेस का 24वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस का 24वां अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, तो इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस ने अपना एक व्यक्तिगत संविधान बनाया था, तो उस संविधान का निर्माण इस अधिवेशन में किया गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसके अनुसार मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया था। आरक्षित सीटों पर केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे और इसकी मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी तथा उसी मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पर समझ लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में। वैसे तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर भारत में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन ये फूट डालो और राज करो की नीति का फायदा उन्हें कैसे मिला? भारतीय लोग खुद फायदा देते थे, उन्हें मौका देते थे कि आओ भाई स्वीकार करो इस मौके को। एक तरफ मुस्लिम थे, दूसरी तरफ हिंदू थे। मुस्लिमों ने ये मांग रखी हुई थी कि हमें भैया हिंदुओं से अलग प्रतिनिधित्व चाहिए, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई, इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया। और इस अधिनियम में ऐसा कहा गया था कि जिस सीट पे मान लो कोई मुस्लिम के लिए रिजर्व है कोई सीट, जैसे अभी SC ST के लिए होती हैं, उस समय मुस्लिम के लिए रिजर्व की गई थी, उस सीट पर केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते हैं। ये प्रावधान था। जैसे आज किसी SC के लिए कोई सीट अगर रिजर्व है तो वहां पर सभी मतदाता, फिर वो चाहे जनरल के हों, SC के हों, ST के हों, OBC के हों, सभी लोग वहां मतदान कर सकते हैं। लेकिन इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था। इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि जो सीट मुस्लिम के लिए आरक्षित है वहां केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते हैं, वहां हिंदू मतदान नहीं कर सकते हैं। और इसकी मांग स्वयं मुस्लिम लीग ने की थी। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुस्लिम लीग के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसी में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया था और मुस्लिम लीग की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल जुलाई 1909 में ही मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वाइली की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 1910 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल पूरा हो गया था और वो वापस इंग्लैंड चले गए थे और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल
नवंबर 1905 से नवंबर 1910 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय का इतिहास, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से जो जो इम्पोर्टेंट था, जो जो महत्वपूर्ण था, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो गया और अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के इतिहास पर। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को भारत का नया वायसराय बनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा उनका दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया था। इसी समय जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा भी इसी समय की गई थी। इस तरह से 1912 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया था। यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में थी, जिसे आधुनिक कोलकाता कहा जाता है, वहाँ थी। लेकिन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम से हमला किया गया, जिसका आरोप अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद एवं मास्टर अमीरचंद पर लगाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से हुई थी। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था और 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु भी हुई थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसको भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जिसे आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। और 1916 में ही इसका जो कुलाधिपति किसको बनाया गया था, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। अप्रैल 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल नवंबर 1910 से अप्रैल 1916 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का इतिहास। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से जो जो महत्वपूर्ण था, जो जो परीक्षा में आने लायक था, वही मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। फालतू किसी भी चीज को मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया हुआ है। तो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।